नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दिल्ली पर बात करेंगे और महाराष्ट्र पर भी बात करेंगे, इंडी गठबंधन पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर सीधे मुंबई से। तो भाऊ को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। सुखद स्वागत। भाऊ, दिल्ली में क्या लग रहा है? सब दिल्ली की पूछते हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है, आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन है कि केजरीवाल हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, बुरी तरह से हार। क्या होता है कि लोग अपनी जो नशा होती है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। केजरीवाल की हालत शायद वो हो गई है। वो एक बात तो ये है कि पहले 5 साल में उसने जो कुछ किया होगा ना किया होगा, लेकिन उस पर कलंक नहीं था, इतना कलंक नहीं था। और पिछले 5 साल में उसने इतनी मस्ती की है कि वो अपने भी उसको गाली दे रहे हैं। हमने देखा कि पिछले चुनाव में एक कपिल मिश्रा होगा शायद, बाकी कोई नहीं था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी से इनके शुरू से जो जुड़े लोग थे वो इतने निकल कर बाहर आए। और स्वाति मालीवाल जैसी वो एमपी है, उसको ये अपनी पार्टी से निकाल भी नहीं पा रहे, वो तो रोज गाली देते घूम रही है। तो इनकी पोल खोल करने के लिए इन्होंने खुद ही एक ये बना दिया। तो मुझे लगता है कि बुरी हालत होगी। और अगर चुनाव के आंकड़े हम देखें तो लगता है कि जितना मुश्किल लगता था उतना मुश्किल है नहीं। क्योंकि एक बात होती है, अगर तीसरी पार्टी खड़ी हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। पहले तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती थी, फिर ये टपक पड़े। कांग्रेस ने एक गलती कर दी उस वक्त, मेरा ख्याल है शायद मणिशंकर अय्यर के थियोरी पर कांग्रेस बहुत चली गई कि कांग्रेस हारे जीते उससे मतलब नहीं, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। और उस वक्त 10-12 साल पहले जब इन्होंने कांग्रेस ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने दिया तो लोगों के सामने पिक्चर गया कि जो बीजेपी के खिलाफ है उनको सबको केजरीवाल के साथ जाना चाहिए। तो कांग्रेस का पूरा का पूरा वोटर बेस है वो चला गया। और 15 और 20 में कांग्रेस लड़ी तक नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया ऑल्सो रन में। तो कांग्रेस जो 24-25% वोट की थी 2013 में, वो मान लो 4-4.5% पर आकर नीचे गिर गई। और वो सब वोटर केजरीवाल ने खींच लिया है। तो शायद कांग्रेस का वोटर बेस वापस जा रहा है। इससे मुझे डरा हुआ लग रहा है, डरा हुआ लगता है। आपको लगता है कि ये जो केजरीवाल कभी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कभी तिरुपति जा रहे हैं, कभी अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने जा रहे हैं, इधर भी पुजारियों को, ग्रंथियों को जिस तरीके से वो चुनाव जीतने के बाद वेतन देने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी के बारे में कह रहे हैं कि जी मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो, फिर से 2100 रुपया हर महीने दिया करूंगा। तो ये एक हड़बड़ाहट है, एक घबराहट है। अब हाथ पैर मार रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस ठीक तरीके से और जान लगा करके इस बार लड़ गई तो जो उसको वोट मिलता रहा है 2015 और 2020 में, यानी मुस्लिम्स का, उसमें भी कांग्रेस सेंध लगा देगी और उनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए अपने आप को वो हिंदुओं के नजदीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं के वोट चाहिए वो तो है ही। लेकिन मुझे एक पुरानी बात याद आती है, वाजपेयी के जमाने में जब परवेज मुशर्रफ शिखर परिषद के लिए आए थे आगरा, तो उसमें कुछ हुआ तो नहीं और 2 दिन में उनको वापस जाना था। तो जाने के पहले ये अजमेर दरगाह जाने वाले थे, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उनको जाने को नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो उस वक्त जब टीवी पर चर्चा चलती थी तो हमारे एक लेफ्टिनेंट थे जो मुस्लिम थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, अजीम वगैरह ऐसा कुछ नाम था। पिछले 5-10 साल में दिखाई नहीं दिए, लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, अजीम वगैरह ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने एक बात बताई थी, तो वो मुझे याद आती है। वो बोले हाँ हाँ, अभी तो इसको तो वापस दरगाह पीर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हासिल तो कुछ हुआ नहीं है। हार कर जा रहा है तो पीर पैगंबर के पास जाना पड़ता है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो बिल्कुल वही बात मुझे केजरीवाल के बारे में दिखाई दे रही है कि आत्मविश्वास खोया हुआ इंसान होता है, वो
भगवान के दर पर माफी मांगने चला जाता है। ये ग्रंथी और पुजारियों को कुछ देने की बात नहीं कर रहा है, ये माफी मांग रहा है कि भैया गलती हो गई, माफ कर लो, कृपा कर दो। तो ये कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें भी चालाकी करता है। इसमें भी चालाकी देखो कि जो इमाम और मौलाना है उनको इसने कुछ वेतन डिक्लेयर किया था, 17 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, तो आगे वाला क्या देगा ये। लेकिन क्या होता है, झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप पहला झूठ जो है वो जनता हजम नहीं कर रही है तो नया झूठ पेश करना पड़ता है। और पिछले 1-2 महीने में एक के बाद एक कितने झूठ बोलते जा रहे हैं देखो। और जब इसको समझ में ना आता है कि ये हजम नहीं हो रहा है तो नया झूठ लेकर आता है, नई नौटंकी लेकर आता है। अब इसके शीश महल के तुलना में ये प्राइम मिनिस्टर का हवाई जहाज वगैरह बोल रहा है, तो हवाई जहाज तो पहले से था। प्रधानमंत्री ने, मोदी ने मुख्यमंत्री होते हुए कभी ये नहीं बोला कि मुझे हवाई जहाज नहीं चाहिए, मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं था ना, तुम बोल कर आए थे। तो सवाल लोगों के दिमाग में वो है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था तो सब कुछ तुमने ही क्यों ले लिया, और जो आश्वासन दिए वो पूरे नहीं किए हैं। तो मुझे तो लगता है कि केजरीवाल ने ही कांग्रेस को जिता दिया, आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और जिता दिया है। और आज केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। भाऊ, हमने ये देखा है कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों के जरूर दांव पेच सिरे चढ़ गए थे, कारगर हो गए थे। कुछ राज्यों में ये लोग लीड लेने में कामयाब हो गए, लेकिन इधर जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें फिर से हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ है। और इसमें योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या संघ हो, उन्होंने अपने अपने स्तर पर एक भूमिका अदा की है। जो हमने हिंदुत्व की एकजुटता और ध्रुवीकरण का परिणाम हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है, वो हमें दिल्ली में भी दिखाई दे सकता है। नहीं नहीं, आपको दिखे या ना दिखे, केजरीवाल को दिखाई दे रहा है। केजरीवाल क्यों डरा है आप समझ लो। जिन्होंने हरियाणा जीत लिया वो महाराष्ट्र में आ गए, उन्होंने महाराष्ट्र जिता दिया है। और वो परिणाम आते ही शपथ विधि के लिए भी रुके नहीं। जो लोग संघ के हैं वो दूसरे ही दिन नतीजे आने के बाद दिल्ली निकल गए। तो पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली में संघ के वो लोग जो काम कर रहे हैं वो मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है, ना ओमकार को दिखाई दे रहा है, ना भाऊ को दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके परिणाम केजरीवाल को दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल के जो निष्ठावान है उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए हड़बड़ाहट है कि उनको दिखाई दे रहा है कि जो लोग कल तक हमको स्वागत करते थे आज हमको सीधे सीधे मैदान में उतरकर गाली देने लगे वोटर। तो वो गाली देने की हिम्मत जो आई है उसका कारण वो है कि संघ के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के मोहल्ले गली कुचे में घूम रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, एजेंडा बीजेपी का वो पहुंचा रहे। खबरें आ रही है बीजेपी ने लिस्ट डिक्लेयर की कि नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार कौन है, इसका टिकट मिला या कटा, उस पर चर्चा हो रही है। एक बात होती है कि हम जो लोग होते हैं जिस पर विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, तो हम खबरें देखते हैं। तो खबरें लाने वाले जो लोग हैं वो जहां तक पहुंचते वहां तक की खबर आती है। लेकिन जो कार्यकर्ता होता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, अगर वो कार्यकर्ता लोगों में जाता है तो उसको जो रिस्पांस मिलता है, प्रतिशत मिलता है, उस पर वो निर्भर होता है कि भाई हमारे लिए स्थिति अच्छी है या बुरी है। अगर 10 में से 5 लोग गालियां दे रहे तो परिस्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो 5 गालियां देते हैं और 5 बोलते नहीं तो वो भी शायद डर के मारे बोलते नहीं होंगे, 2 ही अपने साथ रहे और 8 निकल गए, ऐसा हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि परिस्थिति ये बात खराब हो गई है, स्थिति पतली हो गई है। तो केजरीवाल को इसका, मुझे ख्याल है कि इसका एहसास हो गया। उसके कार्यकर्ता जो फीडबैक दे रहे हैं उससे तो उनको पता चलेगा। और उसका कारण मुझे मालूम इसलिए है कि जैसे महाराष्ट्र में हरियाणा में जो रिजल्ट आए उसके बाद महाराष्ट्र में भी चल रहा था, तो मुझे भी इतना पता नहीं था। वोटिंग के
मानो 10-12 दिन पहले मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के दौरे पर चला गया था। जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था लोगों से, तो लोग कार्यकर्ता अलग अलग किसी होटल में बैठा, वहां लोग बात कर रहे थे, वो सुन रहा था, तब मुझे पता चला कि अंडर करंट जबरदस्त है। और एक ऐसे ही देहाती होटल में मुझे तो प्रवचनकार कीर्तनकार मिले, उनसे बात की तो पता चला कि ये लोग बड़ा काम कर रहे। तो पुणे में लौटने के बाद मैंने आरएसएस वालों से कांटेक्ट किया और खबर ले ली, तब मुझे पता चला कि इनको 3-4 महीने से काम में लगाया हुआ है। तो सवाल ये कि 3-4 महीने जब ये लोग गांव गांव जाकर काम करते, तो उनको तो चुनाव के टाइम टेबल से मतलब नहीं होता ना, वो लोगों को मानसिकता बनाते, मेंटल कंडीशन बनाते। तो एक बात और आपको बता दूं कि आज अगर अचानक से ये केजरीवाल अगर ग्रंथी और पुजारियों के पास लौटा है, तो उसके समझ में आया है कि बटोगे तो कटोगे का बहुत बड़ा परिणाम महाराष्ट्र में हुआ, उसका ही रिफ्लेक्शन शायद दिल्ली में आ रहा है। तो इसलिए, और आपको मालूम है दूसरी तरफ से वो मौलाना वगैरह जिनको पिछले 5-10 साल से वेतन दे रहा था, उनको तो 17 महीने से पैसे मिले नहीं, इसलिए वो गाली दे रहे। तो जी हाँ जी उनका हाँ। पैसा कम से कम जो ड्यू है वो देने का छोड़कर इनको ये 1500, 15,000, 18,000 देने की बात कर रहा है, तो ये हड़बड़ी है। ये हड़बड़ी है जो फीडबैक पार्टी के अंदर से आ रहा है। तो भगवान के दर पर जाना पड़ता है ना। हम जब मन में भय होता है तो हम भगवान के पास चले जाते हैं। तो बात साफ है, इसको धोखा दिखाई दे रहा है। और वो धोखा बीजेपी वाले क्या करते हैं, कांग्रेस वाले क्या चैलेंज करते हैं, उनकी उम्मीदवार की लिस्ट क्या है, उससे नहीं है। वो अपनी पार्टी का जो फीडबैक है, उस कारण से मुझे लगता है कि केजरीवाल बहुत डरा हुआ है, बौखलाया है। और किसी मंदिर में पहुंचेगा, कोई फॉर्म भर के लेगा, ये जो सब चल रहा है। क्योंकि पंजाब तो दिल्ली से दूर नहीं है, वहां के लोग दिल्ली आना जाना शुरू रहता है। तो वो लोग अगर बोल रहे कि 4 साल हो गए घोषणा की और महिलाओं को 1,000 रुपए मिले नहीं, तो महिलाओं में बात चल जाती है ना। दिल्ली में कोई बिल्कुल। कम पंजाबी नंबर नहीं है। दिल्ली के पंजाबी लोग जो है, उनका नाता तो सीधा पंजाब से है। आज भी गांव गांव में कहां से आकर दिल्ली में बसे, लेकिन गांव में रिश्तेदार है, उनसे बातें होती रहती है, उनसे चेक करके ले सकते हैं लोग। तो और ये माउथ पब्लिसिटी सबसे डेंजरस होती है। मैं हमेशा मानता हूं कि आप इश्तेहार दे दो, लेकिन उसके खिलाफ अगर माउथ पब्लिसिटी शुरू हो गई तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और केजरीवाल अगर डरा है तो माउथ पब्लिसिटी से डरा है। भाऊ, जब ये गिरफ्तार होने वाले थे तो इन्होंने एक दिल्ली में ऐसा माहौल बनाया था कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो न केवल दिल्ली में लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, बल्कि पूरे देश में जो है मोदी सरकार के विरोध में लोग आवाज बुलंद करेंगे। कोई चिड़ी का बच्चा भी हमें सड़कों पर उतरते हुए दिखाई नहीं दिया जब इनको गिरफ्तार किया गया। ये 5.5 महीने जेल में रहे, बीच में अंतरिम जमानत पर आए जब लोकसभा चुनाव हो रहा था। लोकसभा चुनाव में इन्होंने हरियाणा में भी और पंजाब में भी और आपके दिल्ली में भी इसको मुद्दा बनाया कि मोदी सरकार ने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, तो आप इसके खिलाफ वोट कीजिए। कोई वोट नहीं मिला इनको। दिल्ली में फिर 0 सीटें, जबकि कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। पंजाब में जहां इनकी अपनी सरकार है वहां 13 में से केवल 3 सीटें, हरियाणा में कोई सीट नहीं, गुजरात में कोई सीट नहीं। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी यही इन्होंने कहा कि चूंकि मैं हरियाणा का बेटा हूं तो मुझे जेल में डाला, तो आप लोग इस जेल में डालने के विरोध में वोट करिए और इनको सबक सिखाइए मोदी को। वहां उल्टे मोदी जी की सरकार बन गई हरियाणा में। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और अब लोगों के मन में इनके प्रति कोई सहानुभूति शेष नहीं है। नहीं, समझ में देखो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको समझ में बहुत पहले से, क्योंकि देखो, आप अगर कोई झूठी चीज, आप कुछ फ्रॉड करना चाहते हो, तो आप तो खुद जानते हो ना कि ये फ्रॉड है, मैं जो कर रहा हूं वो फ्रॉड है। डर इसका होता है कि क्या सामने वाला समझ जाएगा।
पहले दिन से ही केजरीवाल फ्रॉड ही था। तो वो कोई जनता का भला करने वगैरह आया नहीं था। लोगों को उल्लू, अभी अभी मुंबई और महाराष्ट्र में वो टोरेस का मामला चल रहा है, आपने खबर सुनी होगी। लोगों ने अपनी पूंजी लगाकर कुछ किया था और एक दिन में वो कंपनी वाले गायब हो गए। तो वो कम से कम उनको लज्जा शर्म है, केजरीवाल को वो भी नहीं है। उनको भी मालूम था ना पहले दिन से कि हम फ्रॉड करने वाले हैं, तो केजरीवाल को भी मालूम था। लेकिन बात ऐसी है कि ये भाग कर जाएगा कहाँ, इसलिए वो डरा हुआ है कि अगर दिल्ली हार गए तो हाथ में बचेगा क्या, क्योंकि पंजाब भी बचने वाला नहीं, ये लोकसभा के नतीजों ने बताया। और अगर दिल्ली हाथ से खिसक गई तो दिल्ली की बात छोड़ो, पंजाब की बात छोड़ो, पार्टी भी हाथ में नहीं रहेगी। जो लोग आज तक इनको सर कर बिठाकर पालकी उठाकर लेकर जा रहे थे, वही जूतों से मारेंगे, जैसे वो स्वाति मालीवाल कर रही है। एक एक जो इनसे छिटक कर जा रहे, तो अहरावत करके कोई जो क्या मालूम नहीं मुझे, बीजेपी में आया हुआ इनका ही पूर्व मंत्री है, वो भी इनको गालियां दे रहा है ना, सहरावत करके। कैलाश गहलोत, हाँ, कैलाश गहलोत वगैरह। तो एक बात साफ है कि इनका पोल खुल गया है। तो ये आखिरी चांस उन्हें लगता है कि कम से कम दिल्ली या सरकार ना बचा सके, पार्टी तो बचा ले, क्योंकि पार्टी इनका सुरक्षा कवच है, कवच कुंडल है। अगर पार्टी भी निकल गई हाथ से तो अपने ही वॉलंटियर्स खुद को जूतों से इनको मारेंगे, इसका डर सता रहा है। बात सीधी साफ है, हार उनको दीवार पर लिखी हुई हार दिखाई दे रही है। हाँ, इसलिए जोर जोर से मीडिया में आकर चिल्ला रहे वो, या उनके जो साथी है वो जोर जोर से मीडिया में आकर चिल्ला रहे। मीडिया भी उनको सामने से सबूत दिखाने की दिखा रहा है, तो वो भी सबूत झूठे बोल रहे। यानी अगर हम बोले तो सच है, बाकी सब दुनिया झूठ है। ये तो शंकराचार्य से आगे निकल गए, ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या। हाँ, ये शंकराचार्य से आगे निकल गए। तो डर इनको इसका सता रहा है कि बचेंगे तो कैसे बचेंगे, और उनको सरकार मुख्यमंत्री पद इसकी नहीं है, डर है तो कम से कम पार्टी बची रहे, और पार्टी बची रहेगी तो मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। ये आज डरे हुए हार से नहीं डरे हैं, ये कम से कम पार्टी बची रहे, कुछ 25-30 या 15-20 एमएलए आए ताकि ये पार्टी चलाते रहे, तो अगले चुनाव पर बचने की जरूरत है। रिवाइवल बाद में होगा, पहले सर्वाइवल होना जरूरी है, वो सर्वाइवल से डरे। भाव अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं योगी आदित्यनाथ, और जो मकसद था मिलने का वो तो महाकुंभ में आने का निमंत्रण उन्होंने दिया है, लेकिन मिल्कीपुर में उपचुनाव है जहां से ये अवधेश प्रसाद ने रिजाइन किया था फैजाबाद से चुने जाने के बाद, जिनको अयोध्या का राजा बता रहे थे अखिलेश यादव। उपचुनाव में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने जीती और केवल 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई। तो मिल्कीपुर पर भी चर्चा हुई, महाकुंभ पर भी चर्चा हुई, संभल में जो कुछ हो रहा है उस पर भी चर्चा हुई, और ये माना जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के उसी धुआंधार प्रचार को रिपीट किया जाएगा जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको सुनने के लिए लोग खूब आते थे और जबरदस्त तालियां बजती थी, स्पार्किंग होती थी, और हर तीसरा कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ को बुला रहा था। तो योगी आदित्यनाथ की एक अहम भूमिका रहने वाली है दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल रहेगी। देखो, वो हरियाणा से शुरू हो गई, हरियाणा में जाकर इन्होंने बटोगे तो कटोगे ये बात कही है, और मैं मानता हूं कि ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए, बीजेपी वालों के लिए नहीं है, एनडीए वालों के लिए नहीं, सब पार्टियों के लिए। अगर यही बात सुनते तो हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जुड़ी रहती ना। जो कुछ बात बटेगो तो कटोगे, तो ये महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियां अगर आपस में बट नहीं जाती तो टिक जाती, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। योगी जी उनको भी समझा रहे थे ना, यार बटोगे तो कटोगे,
लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो बात वही है, अगर आज लोग देख रहे सुन रहे तो वही सुन रहे कि क्या बात है। और जितना ये चलता जाएगा, योगी का जो सिक्का है वो चलता जाएगा, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हमने लोकसभा में गलती कर दी है और गलती का परिणाम हमें ही सुधरना पड़ेगा, ये लोग जानते हैं। और इसीलिए दिल्ली की तो बात ही छोड़ो, दिल्ली तो अर्बन एरिया है और यहाँ इन्होंने आज तक जितने जुमले, हमने स्कूल बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसका तो पोल स्वाति मालीवाल खोल रही है। इनकी ही कल तक एक साथी रही है, राज्यसभा की एमपी है, बिल्कुल वो जा जाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही है। ये देखो इनका मोहल्ला क्लिनिक है, किसी ने गोडाउन बना दिया, सब्जी वाले ने, किसी कबाड़ वाले ने उसको अपना गोडाउन बना दिया। स्कूल की बात दिखाई दे जाए तो ये निर्भर है कि आखिर तक झूठ बोलते रहो। आज तक झूठ चला है तो शायद इस बार भी चल जाए, ये आशा होती है। होपिंग अगेंस्ट होप, ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं कि मालूम है पूरी की पूरी निराशा है, लेकिन निराशा में भी एक आशा है, ऐसा जो लगता है। बिल्कुल उसी आधार पर मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो या वो आतिशी हो, वो चल रहे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनको गारंटी है कि सत्ता तो हमने गंवाई है, बस कुछ मिला जुला कर पार्टी इंटैक्ट रखे तो आगे चलकर उससे संवर सकते हैं। और अभी योगी तो सीईसी उन की पर हमलावर है ही। योगी की भाषा जिस ढंग की है, जिस ढंग की भाषा योगी बोलते हैं, योगी साफ साफ बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, कोई पर्दा बिल्कुल नहीं रखते। तो अगर आपने ये किया है तो मुझे लगता है कि एक हफ्ता वोटिंग को बचा रहेगा, उस वक्त योगी की मैदान में लाया जाएगा। जब क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉल का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद एक हफ्ता वोटिंग को रहेगा तो योगी को दिल्ली में लाया जाएगा। 7 लोकसभा से एरिया है, वहां 7 जगह उनकी मीटिंग लगेगी तो काम हो गया। अभी सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली के लोगों का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि 2 कार्यक्रम उन्होंने किए हैं चुनाव की घोषणा से पहले पहले। और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के झूठों को और ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत है। तो ये झूठ का ही तो खाते रहे हैं और मुझे लगता है कि मोदी जी का ये मंत्र काम करेगा। नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो एक एक बात होती है, अगर हमने महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों का अर्थ हम सही मायने में समझते तो लोगों को इतना गुस्सा था, लोकसभा में जो कुछ हुआ, 48 में 30 सीटें एमवीए को मिल गई, इसका गुस्सा इतना था कि तीनों पार्टियों का सुपड़ा इतना साफ कर दिया कि तीनों मिलकर भी 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। तो लोगों ने इतना भी चांस नहीं लिया कि भाई हाँ, ये आगे चलकर कुछ धपलेबाजी करे, जैसे पिछली 5 साल पहले शरद पवार ने किया था। उसको कोई चांस नहीं रखा, ना अजीत दादा कुछ गेम करे, ना एकनाथ शिंदे कुछ गेम करे जिनको ललचा कर पवार तोड़ सके। ऐसी परिस्थिति में भी महायुति के दोनों पार्टियों को नहीं रखा। तो लोग जब तय करते हैं कि हमको क्या करना है, तो बात साफ है। और कांग्रेस ने जो कमर कसकर मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस का टारगेट खुद को जिताना नहीं है, बीजेपी को हराना नहीं है, वो केजरीवाल को खत्म करना चाहते, क्योंकि केजरीवाल ही इनका टुकड़ा तोड़कर खुद की पार्टी बना चुके हैं। जो बात आरजेडी की है, जो बात मायावती अखिलेश की है, जो बात शरद पवार की है, जो बात मायावती की है, वही तो केजरीवाल की है। उनका अपना कहाँ है? कुछ भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस टूटी है। जो कांग्रेस 28-30% थी 2013 में, कुछ 26-27% थी, वो 4% तक नीचे आ गई। बिल्कुल बात साफ है कि केजरीवाल समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस मैदान में डटकर खड़ी रही तो 10% वोट निकालेगी, उनका एमएलए नहीं आएगा, लेकिन नुकसान केजरीवाल का करेगी। और इसीलिए बात साफ है कि ये डरे हुए हैं, हार से डरे हुए हैं और परिणाम सामने है। भाऊ, क्या लगता है इंडिया अलायंस तो बिखर चुका है?
ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सब अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को एक तरीके से ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। ये सारे जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, ये कांग्रेस को और राहुल गांधी को अलग थलग क्यों कर रहे हैं, नीचा क्यों दिखा रहे हैं, इनको झटका क्यों दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का भी अभी मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब ये तो अब अस्तित्व में ही नहीं है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए, इसकी कोई भूमिका ही नहीं बची है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि लोकसभा चुनाव तक था ये गठबंधन, अब तो सोचना पड़ेगा कि ये है भी कि नहीं है। नहीं देखो, इसको तो मैं मानता हूँ कि एक्सपायरी डेट हो गई। एक एक दवाई बनती है, देखो एक दवाई बनती है तो उस दवाई की एक्सपायरी डेट होती है। उस डेट तक आप अगर इस्तेमाल करें तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन वो एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद वो दवाई नहीं रहती, वो जहर बन जाता है। अब देखिए, जो कुछ किसने बोला मुझे याद नहीं, लेकिन किसी ने बोला है इंडिया अलायंस के कि लोकसभा के लिए था, ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। और बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जहां जहां ये तृणमूल हो, अखिलेश हो या बाकी पार्टियां छोटी मोटी हो, ये तो कांग्रेस से लड़कर ही उनकी ताकत बनी है। बीजेपी इनके ही जैसी पार्टी थी ना। आप 90 के दशक में जाओ, आप 80 के 70 के दशक में जाओ, तो बीजेपी क्या थी, जनसंघ क्या था, इनके ही जैसा था, समाजवादी पार्टी जैसा था। एक दो राज्यों में होगा, 3 राज्यों में होगा। तो आज आहिस्ते आहिस्ते ये लोग कांग्रेस के साथ चले गए, तो कांग्रेस का हिस्सा इन्होंने हड़प लिया और इनका जो वोटर बेस था वो बीजेपी के पास आ गया, क्योंकि इनका बेसिकली वोटर बेस क्या था, एंटी कांग्रेस था। अब देखिए, मोदी 2014 में पहली बार राष्ट्रीय चुनाव लड़े। उस वक्त हर चैनल पर जो चर्चा होती थी, बोले इनको क्या कहां से मिलेगा, बंगाल में बीजेपी है कहां, बोला जाता था ना, बंगाल में बीजेपी है कहां। आज 2 नंबर पार्टी बंगाल में कौन है, बीजेपी है। बिल्कुल। इसका कारण ये था कि जो लेफ्ट फ्रंट थी वो कांग्रेस के खिलाफ तो खड़ी हुई थी, कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी। वो अगर कांग्रेस के साथ चली जाए तो उसका जो वोटर बेस था वो एंटी कांग्रेस, वो तो ममता के पास चला गया। अब ममता के खिलाफ जो कोई है वो क्या करेंगे, वो लेके ममता तो दिल्ली में जाकर इन्हीं के साथ मिलने वाली है, तो मुझे ममता भी नहीं चाहिए, लेफ्ट फ्रंट भी नहीं चाहिए, तो उनके लिए क्या चॉइस बचा, बीजेपी बची। तो बीजेपी ने बंगाल में किसी को खाकर अपनी पार्टी नहीं बनाई ना। बिहार में अगर बीजेपी बड़ी, यूपी में बड़ी है, राजस्थान में बड़ी है, तो एक समय था राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, ये 3 राज्य बीजेपी के प्रभावशाली थे। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी क्या थी, गुजरात में क्या थी। मुझे याद आता है 74 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के पहले जो आंदोलन हुआ गुजरात में, नवनिर्माण, वहां जो मिड टर्म पोल हो गया गुजरात असेंबली का, उसमें बीजेपी के कुछ 7 या 8, यानी जनसंघ के 7 या 8 एमएलए चुनकर आए थे। पीएसपी समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, जनता और क्या कांग्रेस और संगठन कांग्रेस जो इंदिरा के खिलाफ था, तो उनके बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे। तो वहां से लेकर यानी 74 से 95 तक बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, संगठन कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, एक एक करके कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने लगे, तो जो एंटी कांग्रेस वोटर उनका था वो बीजेपी के साथ कंसोलिडेट होता गया। तो ये जो लोकसभा में इंडी अलायंस बनाई गई, तो उनको अब समझ में आ गया कि कांग्रेस तो मर गई थी, 44 या 52 तक थी, 99 हो गई, हमको क्या फायदा मिला। हम तो 10 के वहां के वहां एक थोड़ा अखिलेश को फायदा मिला और किसी को फायदा मिला ना, तेजस्वी यादव को फायदा मिला। महाराष्ट्र में उद्धव को क्या फायदा मिला, कुछ नहीं। तो ये समझ गए कि अगर हम ज्यादा समय कांग्रेस के साथ रह गए तो कांग्रेस का वोटर बेस फिर कांग्रेस के पास चला जाएगा और हम बचेंगे ही नहीं। तो अगर हमको बचना है तो कांग्रेस को मरने देना चाहिए। अब कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त यूपी, कांग्रेस मुक्त बिहार,
ये भूमिका इन पार्टियों को लेनी पड़ेगी, इसलिए इंडी अलायंस की एक्सपायरी डेट हो गई है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।